बच्चों, महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। तो महासागरीय जो जल है बच्चों, ये स्थिर नहीं है। अमूमन तौर पर इसमें गति देखी जाती है और विभिन्न प्रकार की गति देखी जाती है। यहाँ पर बच्चों तरंगे हैं, यहाँ पर ज्वार भाटा है, ठीक है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतियाँ यहाँ पर पाई जाती है। तो इन गतियों का कौन सा प्रभाव कहाँ पर देखा जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसकी जो भौतिक विशेषताएं हैं जैसे कि तापमान, खारापन और घनत्व, ये इसकी भौतिक विशेषताएं हैं। इनके कारणों से, इन वजह से साथ में जो बाह्य बल लगते हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो या फिर वायु के द्वारा लगाया गया बल हो, इन बलों के द्वारा एक तो हो गया इसकी भौतिक विशेषताओं के कारण, और दूसरा जो बाह्य बल है, इन बलों के कारण बच्चों जो जल है वो गति करता है। दोनों प्रकार से गति करता है बच्चों, क्षैतिज भी गति करता है और ऊर्ध्वाधर भी, ऊपर नीचे भी गति करता है। दोनों प्रकार की गति यहां पर पाई जाती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गति होती है। महासागरीय धाराएं, लहरें क्षैतिज गति करती है। जो धाराएं हैं, धाराएं बच्चों हम देखेंगे कि जिस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है स्थल भाग पर, उसी प्रकार से महासागरों में जल की विशाल मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, ठीक है, उसे हम धाराएं कहते हैं। ये क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो लहरें हैं, ये भी क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती है। यहाँ पर जो लहरें होगी बच्चों, उसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पर जल गति नहीं करता। लहरों के अंदर जल गति ना करके केवल ऊर्जा ही गति करती है, ठीक है बच्चों। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है और महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। जो ज्वार भाटा है यह ऊर्ध्वाधर गति करता है, ऊपर नीचे, ठीक है। हम इसी चैप्टर में यहाँ पर इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति करता है बच्चों। साथ में हम ये देखते हैं कि जो धाराएं और लहरें हैं ये क्षैतिज गति करती है। और इन गतियों के कारण क्या है, इन गतियों के जो दो मुख्य कारण हैं वो एक तो है कि भौतिक लक्षण है, भौतिक लक्षण जैसे तापमान है, लवणता है, घनत्व है, इन लक्षणों में अंतर होने के कारण, इन लक्षणों में बच्चों अंतर होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान का अंतर पाया जाता है और उस वजह से जल गति करता है साम्यता बनाए रखने के लिए। और दूसरा जो कारण है वो है बाह्य बल। अब बाह्य बल कौन सा हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है बच्चों, या फिर वायु द्वारा लगाया गया बल भी हो सकता है। इन वजह से यह गति करता है। जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता। तो तरंगों में क्या होता है, तरंगों में जल गति ना करके केवल ऊर्जा ही गति करती है, जल अपने स्थान पर ही बरकरार रहता है, ठीक है बच्चों। लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने एवं नीचे गिरने से संबंधित है। ऊर्ध्वाधर गति का मतलब है जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये ऊर्ध्वाधर गति हो गई। और क्षैतिज गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति या गमन होना। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठने एवं नीचे गिरते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा में क्या होता है बच्चों, ज्वार भाटा में जो आकाशीय पिंड हैं, आकाशीय पिंड विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा हमारे नजदीक है, इस वजह से उसका प्रभाव, उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर मान्य है। तो दोनों आकाशीय पिंडों की वजह से, इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा की स्थिति होती है, जिसे हम अध्ययन करेंगे। अधे स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। जो अधे स्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह होना और अवप्रवाह होना, ये महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गति हुई। अब इसका पहला जो भाग है, पहली जो बात है वो क्या है, तरंगे है। तरंगों के बाद हम ज्वार भाटा भी देखेंगे, धाराएं भी देखेंगे, ठीक है बच्चों, लेकिन पहला हमारा है तरंगे। और तरंगे बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात क्या है,
तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। तरंगे जो होती है, हम ये देखते हैं कि जो हमने उसमें ऊर्जा दी, जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस प्रकार से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। जो गतिज ऊर्जा हुई तो ऊर्जा का ही प्रवाह होता है, ऊर्जा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और जब वो समाप्ति की ओर होती है, अर्थात वो तटों पर जब जाती है, तो जल ना जा करके वहां पर ऊर्जा समाप्त होती है और बुलबुलों के रूप में, जैसे कि जो कपड़े धोने का जो सर्फ होता है बच्चों, ठीक है, जो कपड़े धोने का जो सर्फ होता है, उस सर्फ की भांति बुलबुलों के रूप में, सफेद बुलबुलों के रूप में जाकर के समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त होती है? ऊर्जा ही समाप्त होती है। ठीक है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल का कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। जो तरंगों के नीचे वहां पर जो जल है वो वृत्ताकार रूप से गति करते हैं। ठीक है, वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। अब ऊर्जा मिलती कहां से है? ये अथाह सागरों में, महासागरों में या जलाशयों में ये तरंगे उठती कैसे हैं? सबसे पहला जो प्रश्न बनता है उसका आंसर है बच्चों क्या? उसका आंसर है वायु। वायु के द्वारा वहां पर ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। ऊर्जा तट रेखा पर समाप्त होती है और वहां पर सर्फ के जो बुलबुले होते हैं उसकी भांति सफेद बुलबुलों के रूप में दृश्यमान होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। जो गहरा जो जल है बच्चों, गहराई में जो स्थित है, वो इससे लगभग प्रभावित नहीं होता है। ऊपरी स्तर पर ही यह प्रभावित होता है और वहीं पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार की गति के रूप में ही गतिमान होती है। लेकिन जल नहीं, केवल ऊर्जा ही यहाँ पर गतिमान होती है। और इसमें यह भी देखे जाते हैं कि श्रृंग और गर्त, ठीक है, यहाँ पर श्रृंग और गर्त भी देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाती है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। यहां पर जब जल की गहराई, अर्थात वो जो जलाशय है जहां पर पानी है उसकी गहराई कितनी है, यह भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। चूंकि तट पर जल की गहराई कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है धीरे धीरे जाकर के, इस कारण से तरंगे टूट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहां पर नई बात क्या सीखने को मिली बच्चों? यहां पर हमें देखने को मिला कि जल की गहराई यदि कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है? तरंग के तरंग दैर्घ्य के आधे से कम हो जाती है। तरंग के जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हम आगे अभी यहां पर देखेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो तरंग के तरंग दैर्घ्य से आधे यदि हो जाती है तो वो तरंग समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि तटों पर बच्चों, तटों पर गहराई कम होती है और जैसे जैसे हम तरंगे आगे बढ़ती है वो गहराई बिल्कुल समाप्त हो जाती है और वो जो तरंग है वो समाप्त हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती रहती है। विशाल महासागरों में या विशाल सागरों में बच्चों जैसे जैसे तरंगे आगे बढ़ती रहती है उसकी ऊर्जा भी आगे प्राप्त होती रहती है, अर्थात ऊर्जा की प्राप्ति होना लगातार रूप से और तरंगों का और ज्यादा ऊर्जावान होना और बड़ी तरंगे होना। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तरंगे हैं, तरंगे महासागरों के जो बहुत लंबा महासागर होता है या सागर होता है बच्चों, वहां पर जब लंबी दूरी पर चलती है तो वायु से ऊर्जा प्राप्त करती है और वायु से जब ऊर्जा प्राप्त करती है तो और ज्यादा ऊर्जावान होकर के और ज्यादा तेजी से और ज्यादा ऊंचाइयों में जाकर के कार्य करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। जो ज्यादातर जो तरंगे हैं वायु के जल की विपरीत दिशा में, यदि जल की गति इधर हो रही है और वायु इधर बह रही है, विपरीत दिशा में बह रही है, इस कारण से तरंगों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें हमेशा के लिए नहीं है बच्चों, ये अधिकतर जो मैक्सिमम जो टाइम है वो इस वजह से होती है। तो मुख्यतः जो कारण होता है तरंगों की उत्पत्ति का वो किस वजह से होता है? वो होता है यदि जल की गति एक तरफ है और उसकी विपरीत दिशा में वायु की गति है तो तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक,
जब 2 नोट या उससे कम वाली समीर शांत जल में बहती है। अब ये 2 नोट क्या चीज है बच्चों, यहां पर हमने देखा था कि जो गति है, जो जल की गति होगी वो हम किस इकाई में दिखाते हैं, नोट में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर नोट में हम गति दिखाते हैं, इसकी इकाई है। तो जब 2 नोट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती है। छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती है, छोटी छोटी चीजों के रूप में हमें दिखाई देती है तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते। तो जैसे जैसे हमने ये देखा बच्चों कि यहां पर कोई विशाल जलाशय है, ठीक है, यहां पर कोई विशाल जलाशय है और कोई वायु आई। वायु कैसी आई, 2 नोट या उससे कम वाली वायु आई। ठीक है, यहां से वायु बही, तो वायु जब बही तो यहां पर छोटी छोटी उर्मिकाएं यहां पर निर्माण होगी, छोटी छोटी उर्मिकाओं का निर्माण होगा जो यहां पर बनती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वायु से ऊर्जा प्राप्त करती है। वायु से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ये और ज्यादा विशाल में बनती जाती है और आखिर में कहां पर समाप्त होती है, जहां पर जो जल की जो गहराई है वो कम हो जाती है, अर्थात तटों पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है और सफेद बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई देती है। तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति, किसकी भांति, जैसे कि कपड़े धोने का जो सर्फ होता है उसकी भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हुई जो तरंगे तटों पर पहुंचती है और वहां जाकर के समाप्त हो जाती है। यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं कि तरंगों का जो प्रवाह है वो इधर की तरफ है, तरंगों का प्रवाह इधर है और यहां पर द्रोणिका उभार है और यहां पर भी द्रोणिका उभार है और यहां पर शीर्ष पतन है और यहां पर शीर्ष का पतन है। अर्थात यहां पर यदि विशिष्ट रूप से हम देखें तो वायु चली, वायु जब चल रही है बच्चों तो वायु चलने के पश्चात यहां छोटी छोटी उर्मिकाओं का निर्माण होगा, या छोटी छोटी उर्मिकाओं का निर्माण होगा और निर्माण होने के पश्चात जैसे जैसे वायु आगे बढ़ी तो वायु से ऊर्जा प्राप्त करते जाते हैं और ये विशाल मात्रा में इनका आकार बनता जाता है। अब इनकी किस प्रकार से गति होती है इसके बारे में देख लेते हैं कि यहां पर जो गर्त है, यहां पर बच्चों ये गर्त है, ये गर्त, ये श्रृंग गर्त का एक समानांतर श्रृंखला बनी। ठीक है, श्रृंग और गर्त का समानांतर श्रृंखला बनी। यहां पर जो गर्त है ये आगे जाकर के शीर्ष का निर्माण करेगा। ठीक है, और शीर्ष बनने के बाद फिर ये गर्त का निर्माण करेगा। तो जल तो यहां पर स्थित है, यहां पर हम देख रहे हैं कि जल तो यहां पर स्थित है, यहीं पर ये है, जल अपने स्थान पर है, लेकिन ऊर्जा आगे प्रवाह हो रही है, ऊर्जा का प्रवाह आगे की ओर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर शीर्ष पतन और द्रोणिका उभार, द्रोणिका का नया उभार हो रहा है और शीर्ष का पतन हो रहा है। शीर्ष का पतन होने के बाद फिर यह आगे जाकर के द्रोणिका का उभार होगा, नई द्रोणिका बनेगी, फिर शीर्ष का पतन होगा। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है बच्चों, एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है कि वो जो आकार और आकृति किस प्रकार की है वो बताता है कि उसकी उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है, ढाल वाली होती है युवा तरंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनती है, स्थानीय वायु के कारण ये ज्यादा बनती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है और संभवतः दूसरे गोलार्धों में होती है। तो कम और नियमित जो गति वाली जो तरंगे होती है, जो नियमित रूप से तरंगे चलती रहती है बच्चों, वो दूर से आती हुई है, दूर से आती है, जैसे कि दूसरे गोलार्ध से आ गई। ठीक है, तो काफी दूरी से आती हुई जो वायु है या तरंगे हैं बच्चों, काफी दूरी से आने वाली जो तरंगे हैं वो नियमित रूप से होती है। लेकिन बच्चों जो स्थानीय जो वायु के द्वारा बनती है, स्थानीय वायु के द्वारा बनती है, वो अपेक्षाकृत युवा होती है और दूर से आ रही है वो युवा नहीं होगी, वो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर रही होती है। ठीक है, तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। यह हमें किससे पता चलेगा, यह पता चलेगा तरंग के उच्चतम बिंदु से हमें पता चलेगा कि वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया गया है। अर्थात यहां पर जो श्रृंग और गर्त बनेगा बच्चों, श्रृंग और गर्त का निर्माण होगा, इससे पता चलेगा कि कितनी तेज वायु से उसका निर्माण हुआ है।
तरंगे गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखर को नीचे की ओर खींचता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि तरंगे गति करती है। क्यों गति करती है? क्योंकि जल को वायु प्रवाहित करती है। जो जल है, यहां पर जल है, इसको वायु प्रवाहित करेगी, आगे की ओर सरकाएगी, आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन इसके विपरीत दिशा में यहां पर क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यहां पर बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और यहां पर वायु का बल लग रहा है। तो दोनों प्रकार के बल लगने के कारण, यहां पर वायु का और यहां पर गुरुत्वाकर्षण, दोनों प्रकार के बल लगने के कारण ऊर्जा तो आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जल वहीं पर स्थिर रह जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है। जो गिरता हुआ जो जल है बच्चों, यहां पर यदि हम बात करें, यहां पर ये जो गिरता हुआ जो जल है, ये जो जल है, ये पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है। जो यहां पर गर्त बना, ये गर्त बना और ये शीर्ष भाग है। ठीक है, ये शीर्ष भाग है, ये गर्त भाग है। यहां पर जो गिरता हुआ जो जल है, शीर्ष भाग से जो गिरता हुआ जल है, ये गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, जैसे ये गिरा और इसको ऊपर की ओर इसने धकेला, और धकेलने के बाद ये जो गर्त था ये शीर्ष हो जाएगा और इसके आसपास वाले क्षेत्र गर्त बन जाएंगे। इस प्रकार से यह आगे की ओर चलता हुआ रहता है। एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है, और तरंगों के नीचे यहां पर जो जल की गति होती है वो वृत्ताकार रूप से होती है, जैसे कि मैंने उस चित्र में भी बताया था। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हमने कि जो शीर्ष और गर्त बने, शीर्ष और गर्त में जो गिरता हुआ जल है वो गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, और जब ऊपर की ओर आता है तब ये अगले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है, और इस प्रकार से कंटिन्यूटी बनती हुई जाती है। तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर। तरंग यदि वस्तु वहां पर है तरंगों के ऊपर, तो वो आगे की ओर और ऊपर की ओर इस यहां पर कार्य करेगा, और लौटती हुई तरंग पर नीचे की ओर और पीछे की ओर कार्य करेगा। ये सिंपल सी बात है। यहां पर इस चित्र के द्वारा बच्चों हम देख सकते हैं कि तरंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तरंग किस प्रकार से बनी हुई होती है। यहां पर ये शीर्ष स्थिति है। ठीक है, और ये गर्त बनी, फिर वापस शीर्ष बना और ये गर्त बना। इस प्रकार से शीर्ष और गर्त का कंटिन्यूटी यहां पर हम देख सकते हैं। यहां पर यह भी देख सकते हैं कि दो शीर्षों के मध्य जो दूरी होती है, दो शीर्ष या दो गर्तों के मध्य, दो शीर्ष कह दो या दो गर्त कह दो, बात बराबर है, उन दोनों के जो मध्य की जो दूरी होती है उसे तरंग लंबाई या वेवलेंथ कहते हैं। ध्यान कर लेना है बच्चों कि तो तरंग लंबाई होगी या वेवलेंथ होगी, उसे किसे कहते हैं? दो शीर्षों या दो गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है उसे तरंग लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो तरंग लंबाई है या वेवलेंथ है, ये किस प्रकार से होती है, यहां पर यह भी देख लेना है कि जो तरंग लंबाई यदि ज्यादा होगी बच्चों, तरंग लंबाई यदि ज्यादा होगी तो आवर्ती कैसी होगी? कम होगी। आवर्ती कम होगी और तरंग लंबाई यदि ज्यादा होगी, दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। तो आवर्ती बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं, आवर्ती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग लंबाई। ठीक है, तो आवर्ती यदि ज्यादा होगी तो तरंग लंबाई कम होगी, और तरंग लंबाई यदि ज्यादा होगी तो आवर्ती कम होगी। इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर नई बात हमें सीखने को मिली कि आखिर आवर्ती क्या होता है, आवर्ती किसे कहते हैं। तो पर्टिकुलर एक समय में, ठीक है, पर्टिकुलर एक समय में कितनी तरंगे आगे प्रवाहित हुई उसे क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। ठीक, अब यहां पर उच्च आवर्ती वाली जो तरंगे हैं इनका तरंग दैर्घ्य कम पाया जाता है, इनका तरंग दैर्घ्य कम है, आवर्ती उच्च है, यहां पर निम्न आवर्ती है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और इसके इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य आखिर किसे कहते हैं? तो दो शिखर या दो सुरंगों के मध्य जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं बच्चों कि दो गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। अब कुछ तरंगों की विशेषता है बच्चों कि कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है तरंगों में, कि तरंग शिखर एवं गर्त,
तरंग शिखर और गर्त, जैसे कि हमने भी देखा, एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहते हैं। उच्चतम जहां तक वो ऊपर तक पहुंचती है, और गर्त जो निम्नतम बिंदु है, उच्चतम अर्थात यहां तक पहुंची और निम्नतम अर्थात यहां तक पहुंची, इनको शिखर कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। दूसरा है बच्चों तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट। यह एक तरंग के गर्त के अधे स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। ठीक है, तो यहां पर एक तरंग की ऊंचाई कितनी हुई कि तरंग के गर्त के अधे स्थल से, गर्त से लेकर के शिखर तक की जो ऊंचाई है, जो दूरी है, वो क्या किसे कहते हैं? तरंग की ऊंचाई कहते हैं। अब है तरंग आयाम। ये तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग की ऊंचाई जो होती है उसका आधा तरंग आयाम होता है। अब तरंग काल है बच्चों। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल होता है। तो एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु कोई हो गया है यहां पर, उससे गुजरने वाले दो लगातार शिखर हो या गर्त हो, एक निश्चित बिंदु से यदि कोई निकल रहा है, निश्चित बिंदु से दो लगातार तरंग शिखर या गर्तों के बीच का समय अंतराल, कितना समय उसमें लगा, दो गर्तों या दो शिखरों के बीच में ये दो गुजर रहे हैं, उसमें कितना समय लगा, उसे कहते हैं तरंग काल। और तरंग दैर्घ्य, जैसे कि हमने देखा बच्चों, यह दो लगातार शिखर या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है, दोनों की क्षैतिज दूरी है। ठीक है, यहां पर हमने देखा दो लगातार रूप से गर्त हो सकते हैं या शिखर हो सकते हैं। अब तरंग गति है। जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नोट में मापा जाता है। तो नोट में मापा जाता है जल के माध्यम में। कहां पर? जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को, कितनी गति कर रही है, उसकी दर क्या है। ठीक है, जैसे कि हम गति कर रहे होते हैं, हमारा व्हीकल गति कर रही होती है, साइकिल, बाइसिकल या फिर कार हमारी गति करते हैं, कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे से गति कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो तरंग गति कर रही होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। और इसका माध्यम, इसकी इकाई क्या होती है? नोट होती है। जैसे कि हम किस माध्यम में, किस इकाई में गति करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। जैसे कि कहते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हम गए थे, दिल्ली गए थे, कहते हैं ना। इसी प्रकार से तरंग गति जो होती है वो किस में मापी जाती है? नोट में मापी जाती है। अब है तरंग आवर्ती। यह 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। 1 सेकंड में कितनी तरंगे गुजरी, 1 सेकंड में कितनी तरंगे गुजरी, ये कहते हैं तरंग आवर्ती। और तरंग जो आवर्ती होगी, अब बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि 1 सेकंड में यदि कितनी तरंगे गुजरी, यदि यहां पर तरंग आवर्ती जो होगी, तो यदि वो बड़ी वेवलेंथ है, वेवलेंथ यदि तरंग लंबाई ज्यादा होगी तो आवर्ती क्या होगी? कम होगी। यदि ज्यादा बड़ी लंबाई की तरंग दैर्घ्य होगी तो आवर्ती कम होगी, क्योंकि 1 सेकंड में कम तरंगे गुजरेगी। तरंग लंबाई कम होने पर ज्यादा आवर्ती होगी, ज्यादा तरंगे गुजरेगी। तो इसलिए मैंने अभी बताया था कि आवर्ती व्युत्क्रमानुपाती होती है तरंग लंबाई की या वेवलेंथ की। ठीक है, इस तरीके से हमने आज के चैप्टर में देखा तरंगों का, और विशेष रूप से जो महासागरीय जल संचलन किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन किया। अगली जो क्लास होगी बच्चों वो ज्वार भाटा से संबंधित होगी। धन्यवाद बच्चों।